देखिए ज्योमेट्री के ट्रायंगल्स के क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे और 15 क्वेश्चन तक हम लोग ने किया था। 16वां क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज की भुजाएं 5:4:3 के अनुपात में हो हैं तो इनके संबंधित शीर्ष लंबों का अनुपात होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है, बस इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लें। देखिए इनका इस क्या है मतलब इसका, हमें पता है कि जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है, ये होता है हमने फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब ये डिपेंड करता है बेस हम क्या लेते हैं। अगर हमने बेस ये लिया है तो सामने वाले शीट से, वर्टेक्स से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो h1 हाइट हमें ये रखना होगा। अगर हम बेस ये लेते हैं, बेस कोई तीनों में से कोई भी भुजा लिया जा सकता है बेस, तो यहां से हम इसके ऊपर लंब डालेंगे, इस शीट से जो हाइट होगी h2 वो ये हो जाएगी। और या अगर हम बेस ये लेंगे तो यहां से इसके ऊपर लंब डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे और ये h3 हो जाएगी। तो चाहे हम क्षेत्रफल हाफ b1 इंटू h1 से निकालें, चाहे हम इसे हाफ b2 इंटू h2 से निकालें, चाहे हम इसे हाफ b3 इंटू h3 से निकालें, आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल फिक्स है, कांस्टेंट है, ये नहीं बदलेगा। बदल कौन रहा है, बेस। ये भी नहीं बदल रहा है, हाफ, ये भी कांस्टेंट है। तो बदल कौन रहा है, b और h। ऐसे से b चेंज होता जाएगा, वैसे से h चेंज होता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि b इंटू h जो हाफ है ये भी कांस्टेंट है, जो एरिया है ये भी कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कांस्टेंट है। या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो हम कहेंगे b जो है ये इक्वल्स टू k बाय h है, और इक्वल का साइन अगर हटाएंगे तो b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h। b विद क्रमानुपाती है h के। इसके मतलब आधार के विद क्रमानुपाती रेसिप्रोकल होता है h। तो आधार जैसे चेंज, जैसे हमें आधार का अनुपात दिया जाए तो हम ऊंचाई का अनुपात निकाल सकते हैं, ऊंचाई का दिया जाए आधार का निकाल सकते हैं। तो हम इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज का बेस कोई भी लिया जा सकता है, b1 b2 b3। बेस अगर ये लिया तो h1 हाइट हो जाएगी, बेस अगर ये लिया तो h2 हाइट हो जाएगी, बेस अगर ये लिया तो h3 हाइट हो जाएगी। इसलिए कोई भी, चाहे b1 h1 लीजिए, चाहे b2 h2 लीजिए, चाहे b3 h3, सबसे क्षेत्रफल वही निकलेगा। तो क्षेत्रफल फिक्स है, कांस्टेंट है, हाफ हर जगह कांस्टेंट है, वो फिक्स। चेंज कौन कर रहा है, b चेंज कर रहा है और h। तो b इंटू h बराबर हमेशा कांस्टेंट के, h को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b इज इक्वल टू k बाय h, इसलिए b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h। तो अब ये आपके दिया हुआ है, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन बनाया गया है। अब देखिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भुजाएं जो है वो 5:4:3 के रेशियो में है। b1 b2 b3, इसका रेशियो कितना दिया है, 5:4:3। और संबंधित शीर्ष लंबों का अनुपात निकालना है, h1 h2 h3 का रेशियो निकालना। तो कैसे निकलेगा, 1/b1, क्योंकि h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, 1/b2, 1/b3। और b1 b2 b3 दिया हुआ है आपको, तो 1/5:4:1/3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 5, 4 और 3 का एलसीएम 60 हो गया। 60 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 60/5 12 हो गया, 60/4 15 हो गया, 16/3 20 हो गया। तो इसलिए जो हाइट है इनका, शीर्ष लंब है
उनका रेशियो कितना आ जाएगा 12:15:20, 12:15:20, इसका मतलब डी वाला ये ऑप्शन हो जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि H जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है B के, इसी रिलेशन को यहां पर रखा गया है। तो H1 H2 H3 का रेशियो क्या होगा 1/B1 is to 1/B2 is to 1/B3, और इसी को रख करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हैं, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी ये निकालना है आपको। देखिए किसी भी ट्राइंगल के फॉर्म होने के लिए क्या कंडीशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल 5, 2 और 6, अगर हमें एक ट्राइंगल बनाना हो तो आप देखिए ये ट्राइंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता। 5, 2, 7, ये ट्राइंगल बन सकता है कि नहीं बन सकता। कौन सा ट्राइंगल पॉसिबल होगा, कौन सा नहीं होगा, नियम क्या होता है, रूल क्या होता है। कोई भी ट्राइंगल पॉसिबल तब होगा जब किसी दो भुजाओं का योग तीसरे से हमेशा ज्यादा होगा। अगर तीन भुजाएं हैं ए बी सी, तो ए बी को जब ऐड करेंगे तो सी से ज्यादा होना चाहिए, बी सी को ऐड करेंगे तो ए से ज्यादा होना चाहिए, ए और सी को ऐड करेंगे तो बी से ज्यादा होना चाहिए। किन्हीं दो भुजाओं का योग सम तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए 5 + 2 7, 6 से ज्यादा है कि नहीं है। 2 + 6 8, 5 से ज्यादा है कि नहीं है। 5 + 6 11, 2 से ज्यादा है कि नहीं है। इसका मतलब ट्राइंगल बन सकता है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का। अब इसका बनाएं, 5 + 2 7 से ज्यादा है या नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं फॉर्म हो सकता। 5 + 7 12 से ज्यादा है, 7 + 2 5 से ज्यादा है, लेकिन 5 + 2 7 से ज्यादा नहीं है। इसलिए इस डायमेंशन का अगर हम बनाना चाहेंगे ट्राइंगल तो कभी नहीं बनेगा। तो इसके मतलब क्या हुआ, इसके मतलब यह हुआ कि अगर दो कोई भी भुजा दी जाती है तो तीसरी भुजा का मान क्या होता है, तीसरी भुजा का मान जो भी निकालना हो, जैसे हमें एक भुजा दी है ए, दूसरी दी है बी, तो जो तीसरी भुजा होगी सी, इसका मान क्या होगा, इसका हमेशा ज्यादा होगा इन दोनों के अंतर से, डिफरेंस से, और हमेशा कम होगा दोनों के योग से। तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि दोनों का योग तीसरे से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैल्यू है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लें। तो अगर कोई दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, दो भुजाएं दी हैं, एक 6 सेंटीमीटर है और एक 8 सेंटीमीटर है, तीसरी ए मान आपने रखा है, तो ए क्या होगा, ए लेस देन होगा 8 और 6 के डिफरेंस से सेंटीमीटर, और ग्रेटर देन जो है आपके इससे ग्रेटर देन होगा और लेस देन होगा 6 + 8 सेंटीमीटर। इसके मतलब ए की जो वैल्यू होगी ये हमेशा ज्यादा होना चाहिए 2 सेंटीमीटर से और कम होनी चाहिए 14 सेंटीमीटर से। जब इसके बीच में वैल्यू होगी तभी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। और अगर इससे कम आप रख करके देख लीजिए, अगर 2 सेंटीमीटर ज्यादा है और हम 2 सेंटीमीटर भी रख देते हैं तो भी देखिए पॉसिबल नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर रख देते हैं तो भी पॉसिबल नहीं होगा, 15 सेंटीमीटर रख देते हैं तो भी पॉसिबल नहीं होगा। अब देखिए वो अगर हम 10 रख दें पॉसिबल है कि नहीं है 6 10 16 8 से बड़ा है, 8 10 18 16 6 से बड़ा है, 6 8 14 10 से बड़ा है, 10 पॉसिबल है, इसके बीच में आ रहा है। अगर हमने 15 सेंटीमीटर इसी को रख दिया, 8 6 14 क्या 15 से बड़ा है, नहीं पॉसिबल होगा। तो इसलिए हमेशा इसका मान क्या होगा कि जो दो भुजाएं दी हैं उसके अंतर से बड़ा हो और जो दो भुजाएं दी हैं उनके योग से हमेशा छोटी वैल्यू हो, तभी जो है आपकी तीसरी भुजा का मान आएगा। तो तीसरी भुजा क्या है, अगर 6 8 है तो तीसरी भुजा कह रहा है 2 सेंटीमीटर से अधिक है और किंतु 14 सेंटीमीटर से कम, तो सी वाला। तो ये जो है आपके
इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट चाहिए ट्रायंगल का, कि ट्रायंगल की भुजाओं का कॉन्सेप्ट क्या होता है, या दो भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोणी त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में यदि एक कोण 45 है और इसकी विपरीत भुजा कर्ण से k गुनी है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक कोण 45 है, इसके विपरीत भुजा, इसके सामने वाली भुजा, भुजा A मान लें, विपरीत भुजा कर्ण से k गुनी है, तो कर्ण जो होगा, हाइपोटेन्यूज जो होगा, उसका k गुना है ये। तो देखिए पहले कर्ण निकाल लें क्या होगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अगर 45 है तो इसके मतलब ये लेंथ बराबर होगी। अगर a ये है, a ये हो जाएगी। अब a ये है तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालेंगे तो √2a ये हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है दैट इज a, ये k गुनी है किसका, कर्ण का, हाइपोटेन्यूज का, तो √2a। ठीक है, कह रहा है 45 डिग्री के सामने जो भुजा है वो k गुनी है किसकी, कर्ण की। तो ये जो मान है ये किसके बराबर है, जो कर्ण है उसका k गुना, ये कर दिया। तो अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू आपको निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k बराबर 1/√2 हो जाएगा। और यही k का मान आपको निकालना था, तो ये क्या हो जाएगा 1/√2। तो बस सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको समझना है केवल। एक 45 डिग्री कोण था राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 है, 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। इसकी सामने की भुजा के बारे में कह रहा है, हमने इसको मान लिया, सपोज कर लिया a है, तो ये a है तो a ये भी हो जाएगा। अगर a ये है पाइथागोरस थ्योरम से √a² + a² तो √2a हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये भुजा जो 45 डिग्री के सामने की भुजा है, तो 45 से एक कोण है और इसके विपरीत भुजा, इसके विपरीत जो भुजा है वो कर्ण से k गुनी है, तो कर्ण ये है, इसका k गुनी है, कर्ण से k गुनी है। उसी को सॉल्व कर लिए, k की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में फिगर DE BC के पैरेलल है, AD बराबर 2 सेंटीमीटर है, DB 3 सेंटीमीटर है, AE 1.6 सेंटीमीटर है, EC का मान निकालना है। अब देखिए डायरेक्ट थेल्स के प्रमेय पे बेस्ड है। थेल्स थ्योरम क्या था, थेल्स का थ्योरम यही था कि AD अगर ये इसके समानांतर है, पैरेलल है, तो AD और DB का जो रेशियो होगा वही AE और EC का रेशियो होगा। यही आपको डायरेक्ट लगा देना है। तो AD और थेल्स लॉ से DB बराबर AE अपॉन EC। और इसको हम लोग ने निकाला कैसे था, प्रूफ कैसे किया था, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। प्रूफ हम लोग ने इस तरह से किया था कि अगर कोई ट्रायंगल है ABC, एक कोई पैरेलल लाइन इसमें खींच दें DE अगर है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल समरूप हो जाता है, सिमिलर। क्यों, क्योंकि ये F का फॉर्मेशन हो रहा है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये बना। इसी तरह से ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये कॉमन है दोनों त्रिभुजों में। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल C समरूप है, सिमिलर है ट्रायंगल ADE के। तो AB AD का जो रेशियो है वही BC DE का रेशियो है, वही AC AE का रेशियो है। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, AB और AD का जो रेशियो है वही BC और DE का रेशियो है, वही AC और AE का रेशियो है। अब देखिए ये दोनों भुजाओं को हटा दीजिए क्योंकि हमें रिलेशन इसमें और इसमें फॉर्म करना है। तो BC और DE वाली इसको हटा दीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर लें।
ए बी की जगह आप क्या रख सकते हैं, ए डी प्लस डी बी, रख दिए ए डी प्लस डी बी अपॉन ए डी। इसी तरह से ए सी की जगह क्या रख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी अपॉन ए ई। अब देखिए ए डी अपॉन ए डी 1 प्लस डी बी अपॉन ए डी बराबर ए ई अपॉन ए ई 1, ई सी अपॉन ए ई, 1 1 कैंसिल कर दिए दोनों तरफ से। यही आपका डीबी और एडी का जो रेशियो है, डीबी और एडी का जो रेशियो है वही रेशियो ईसी और एई का। देखिए थेल्स का थ्योरम आ गया, यही थेल्स का प्रमेय है। इसी जो है आपके रूल को आप लोग डायरेक्ट लगा रहे हैं। तो अब देखिए एडी लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, डीबी लेंथ दिया है 3 सेंटीमीटर, एई लेंथ दिया है 1.6 और ईसी निकालना है। तो 2 से 1.6 को अगर हम कैंसिल करें तो 0.8 टाइम्स ये जाएगा, 0.8 इंटू 3, तो ईसी की लेंथ कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 2.4 सेंटीमीटर, ये आ जाएगी। तो ईसी की लेंथ क्या होगी, 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है देखिए, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल सी 45 डिग्री है और डी एसी का मध्य बिंदु है। एसी बराबर 4√2 इकाई के है, तो बीडी का मान आपको निकालना है। अब देखिए यहां पे आए हैं तो एक दो थ्योरम हम लोग पढ़ लें पहले। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक दो थ्योरम देख लें तो ज्यादा आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। राइट एंगल ट्रायंगल होने पर, जैसे ए बी सी ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब बी से मान लीजिए यहां पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं बी डी। तो पहला थ्योरम क्या कहता है, पहला थ्योरम कहता है ए बी इंटू बी सी, ये क्या है, ये है ए डी इंटू बी डी के, ए सी इंटू बी डी के। पहला थ्योरम। तो फर्स्ट थ्योरम क्या कहा, और बीसी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एडी और बीडी के मल्टीप्लिकेशन बराबर के। क्यों, कैसे आया ये, ट्रायंगल का क्षेत्रफल अगर हम लेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ अगर हमने बेस बीसी ये लिया तो इसके ऊपर लंब क्या है 90 डिग्री पे ए बी, तो इसलिए बेस ए बी इंटू बीसी हो जाएगा। या अगर इस ट्रायंगल को ले रहे हैं, बेस अगर हमने ये लिया तो सामने से लंब ये हो जाएगा, तो बेस ए सी लंब बी डी, तो हाफ बेस जो है बी सी बी डी इंटू ए सी, जिसमें से हाफ हाफ दोनों तरफ से कैंसिल कर दिए, ये थ्योरम आ गया। देखिए तो इसलिए ए बी इंटू बी सी का जो रेशियो होता है, जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो बराबर होता है ए सी और बी डी के मल्टीप्लीकेशन पे। तो एक तो ये थ्योरम आता है। दूसरा थ्योरम, सेकंड थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड थ्योरम ये कहता है कि अगर ये 45 है, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और अगर एक भी एंगल 45 हुआ तो ऐसी कंडीशन में ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ सब बराबर होती है। इसके मतलब जब लंब डाला जाता है तो ये मिड पॉइंट पर जाकर के पड़ता है, इसके मिड पॉइंट पर। अगर एंगल 45 डिग्री है तो एंगल 45 डिग्री होने पर एंगल ए सी बी और एंगल बी ए सी अगर 45 डिग्री है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपका ए डी डी सी और बी डी बराबर होंगे। ये तीनों बराबर हो जाते हैं। कैसे, अगर 45 ये है 90 ये है तो ये भी तो 45 हुआ, और अगर 45 हुआ तो ये दोनों भुजा बराबर। अब इस ट्रायंगल में देख लीजिए,
45 ये है, 90 ये है, तो ये भी 45 हो जाएगा। इसलिए ये दोनों भुजाएं बराबर, इसलिए तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और जो लंब पड़ता है वो लंब इस कर्ण को दो बराबर भागों में बांट देता है। यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है। तो ये दो थ्योरम अगर दिमाग में है तो आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बहुत आसानी से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब इसी बेस पर ये क्वेश्चन दिया गया, देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान लगेगा आपको। ABC है, कह रहा है एंगल B 90 डिग्री है। ABC है जिसमें B 90 डिग्री है, एंगल C 45 डिग्री है, एंगल C 45 डिग्री है। 45 सेकेंड वाला थ्योरम का जो है आपके नियम आ गया, रूल आ गया। D जो है AC का मध्य बिंदु है, D AC का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो D जो है वो मिड पॉइंट है और BD आपको निकालना है। तो अभी हमने आपको बताया कि जब हम लंब डालते हैं तो मिड पॉइंट पर ही पड़ेगा, मिड पॉइंट पे ही जाएगा अगर ये 45 है। और इस कंडीशन में ये सब लेंथ बराबर होगी। तो और लेंथ किसकी पूछी है, जबकि आपको AC की लेंथ पता है, पूरी लेंथ पता है। इस लेंथ का आधा कर दें तो यही लेंथ हो जाएगी BD। तो BD क्या है, BD लेंथ जो है वो AD के बराबर है या DC के बराबर है, या कह सकते हैं कि AC का हाफ है। और AC आपको दिया हुआ है जो कि 4√2 दिया है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, इसलिए 2√2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो इसलिए BD की लेंथ क्या हो जाएगी, 2√2 सेंटीमीटर। तो इसलिए अगर इकाई है तो इकाई हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये जो है आपका 2√2 यूनिट हो जाएगा। तो देख रहे थ्योरम से कितनी चीज आसान हो गई, हमें कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चीज जैसे थ्योरम में इसने क्या बताया कि अगर ये 45 है तो लंब डालेंगे अगर, तो ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा। या उल्टा कह दीजिए कि मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में BD AD BC बराबर होता है। इसी थ्योरम को यहां पर यूज किया गया है। जब AC की लेंथ आपको पता है, उसी को हाफ कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही लेंथ ये हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब वही पूछा गया था, इसलिए आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, कैलकुलेशन करना ही नहीं है। जो भी ये वैल्यू दी जाएगी उसको 2 से डिवाइड कर दिए, वही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज ABC में आधार BC को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए तो B तथा C पर बाह्य कोणों का योगफल होगा। A B C ये है। BC को दोनों ओर बढ़ा दिया जाए, इधर भी बढ़ा दें, इधर भी बढ़ा दें, तो बाह्य कोणों का योगफल, जो बाह्य कोण ये बना और ये बना, ये दोनों का टोटल सम आपको निकालना है। ये कितना हो जाएगा, तो अगर हम इसको अल्फा मान लें और इसको बीटा मान लें तो हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। बाह्य कोणों का योग निकालना है। तो अगर ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। और ये बीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस बीटा। और ये एंगल ए है, तो A प्लस 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180। तो A प्लस 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा रखना है, उसको उधर ले जाइए। तो A प्लस 180 प्लस 180 और इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस 180
इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, और यही निकालना था आपको। ये कैंसिल कर दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा जो आ जाएगा ये आ जाएगा 180 डिग्री प्लस ए, या तो आंसर इस फॉर्म में होगा, या पाई के फॉर्म में अगर कहा जाए तो 180 की जगह पाई प्लस ए। तो वाह कोणों का योग कह रहा था, तो पाई प्लस ए ये वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आंतरिक कोणों का जो वाह कोणों का योग पूछा था, तो वाह कोणों को हमने मान लिया अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान आपको निकालना है। तो ये अल्फा है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो 180 माइनस अल्फा ये हो जाएगा, बीटा ये है तो 180 माइनस बीटा ये हो जाएगा, और इन तीनों का टोटल सम 180 के बराबर है, वही रख दिया हमने, जिससे क्या निकल आया अल्फा प्लस बीटा का मान, और यही आपको निकालना था अल्फा प्लस बीटा वाई कोणों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, एजी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो मीडियन एडी का मान कितना होगा? आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है, थ्योरम का ही इस्तेमाल है ज्यादा। अब देखिए इसमें थ्योरम जल्दी से रिकॉल कर लें हम लोग एक बार। थ्योरम क्या था? ए बी सी। थ्योरम ये था कि माध्यिका मीडियन मिड पॉइंट को सामने वाले शीर्ष से जोड़ दे तो माध्यिका ये हो गई, दूसरी माध्यिका, तीसरी माध्यिका, ये माध्यिकाएं जहां मिलती हैं वो केंद्रक होता है, सेंट्रॉइड कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। तो पहला थ्योरम क्या था कि माध्यिकाएं जो हैं ये त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांटती हैं, थ्योरम नंबर 1। तो ए बी डी और ए डी सी क्षेत्रफल बराबर होगा ए डी मीडियम की वजह से। दूसरा थ्योरम था माध्यिकाओं को केंद्रक 2:1 के रेशियो में बांटता है। 2 रेशियो किधर होता है? वर्टेक्स की तरफ। 1 किधर होता है? मिड पॉइंट की तरफ। तो 2:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो ये बांटता है। इसी पर ये थ्योरम दिया गया है। और तीसरा थ्योरम आपने पढ़ा था कि 6 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाता है माध्यिकाओं से। तो मीडियंस क्या करता है? 6 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। तो सेकंड वाला थ्योरम जो है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए वापस आते हैं, तो एजी और जी क्या करेगा? 2:1 के रेशियो में बांट देगा। अब कह रहा है एजी 6 सेंटीमीटर, तो दो रेशियो अगर 6 सेंटीमीटर को बता रहा है तो एक रेशियो किसको बताएगा? 3 सेंटीमीटर को। तो इसलिए 2 रेशियो इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो 1 रेशियो इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। तो एडी की लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 + 3 9 सेंटीमीटर इसका जो है आपके आंसर होगा। सॉरी 6 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 सेंटीमीटर 3, तो किसी को भी एक, क्योंकि आंसर में जो है आपके मिस्टेक है 9 सेंटीमीटर, इसे कर लीजिए। तो 2:1 का रेशियो, जैसे एजी की लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो 2 का रेशियो है, और 1 रेशियो क्या है आपका? जीडी। तो 1 रेशियो 3 सेंटीमीटर के बराबर, तो 6 3 9 सेंटीमीटर। तो ए वाला आंसर हो जाएगा, इसको 9 सेंटीमीटर कर लीजिए। तो इसलिए जो है हम लोग इस तरह से रेशियो में इसको डिवाइड करके आंसर को निकाल सकते हैं। तो थ्योरी में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, बस ये समझ लीजिए कि थ्योरम अगर आपने लगाया तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो ये जो है आपके एक तरह से जो रेशियो होता है वो आसानी से निकाल सकता है, या डायरेक्ट जल्दी से निकाल करके देख लीजिए कि एजी और जीडी बराबर 2:1 के होता है। एजी लेंथ दिया है 6 सेंटीमीटर, यहां रख दें 6 सेंटीमीटर। जीडी लेंथ निकल आएगा 2/1, 2 3 टाइम्स कैंसिल कर दिए, जीडी की लेंथ क्या हो गई? 3 सेंटीमीटर। जो हम ओरली निकाल रहे हैं उसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। एबीसी समकोण त्रिभुज है, एडी बीसी पर लंब है, एसी बराबर ट्वाइस ऑफ एबी है, और बीडी का मान आपको निकालना है। अब ये आपको ध्यान रखना है कि बीडी की वैल्यू बीसी के रेस्पेक्ट में दिया गया है। आंसर चार्ट अगर आप ध्यान दें तो बीसी के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो हम क्यों ना इस ट्रायंगल को ऐसे मान लें, जैसे ए बी सी, ये है ए राइट एंगल है, और एडी जो है वो कर्ण बीसी पर, क्योंकि कर्ण क्या है? बीसी है, लंब है।
ये कह रहा है। दूसरी चीज कह रहा है AC इज ट्वाइस ऑफ AB। अगर AB को हम कुछ मान लें तो दुगना है AC, अगर हम इसको x मान लें तो ये 2x हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम से BC की लेंथ कितनी हो जाएगी, √5x हो जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो लेंथ है वो इस तरह से निकलेगी। अब एक्चुअल में क्योंकि आपको निकालना है BD लेंथ, तो BD किस में पाया जा रहा है, इस ट्रायंगल में, ये है थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इस बड़े ट्रायंगल में देखेंगे अगर ये थीटा ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये थीटा। तो BD की लेंथ को आप निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो पहले तो हमें AD की जरूरत पड़ेगी, और AD कैसे निकाल सकते हैं, AC इंटू AB बराबर BC इंटू AD की होता है, इस थ्योरम से निकाल सकते हैं। पहले AD की लेंथ निकाल लें कि AC इंटू AB बराबर AD इंटू BC के। अब देखिए AC लेंथ कितना है, AC लेंथ है आपकी 2x, फिर ये है x AB, फिर AD की लेंथ आपको निकालना है, और BC की लेंथ आपको दिया हुआ है, ये भी निकाल लिया आपने पाइथागोरस थ्योरम से, √5x। तो x और x अगर हम इसे कैंसिल कर दें तो AD की लेंथ कितनी आ रही है, ये आ रही है 2/√5x। अब आपको क्योंकि BD चाहिए, ये x पता है, ये AD निकल आया, तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये जो लेंथ है BD ये x के रेस्पेक्ट में निकल आएगी। तो AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर कर दें तो BD स्क्वायर आ जाएगा। तो BD की लेंथ अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, इस ट्रायंगल से ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस AD हम लोग निकाल चुके हैं, ये इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x/5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x²/5 रूट के साथ, या आप ये कह सकते हैं कि BD बराबर हो गया x/√5। अब देखिए x/√5 वैल्यू आ रही है किसकी, BD की। जबकि हमें आंसर किसमें देना है, BD का मान देना है किसमें, BC के रेस्पेक्ट में। तो BC क्या है, BC बराबर √5x के है, तो इसका मतलब x की जगह √5x आ जाए। तो BD बराबर क्या कर देंगे हम, x की जगह √5x कैसे आएगा, √5 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो √5x अपॉन √5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, √5 से नीचे, √5 इंटू √5 5 हो गया, और √5x की जगह आप क्या रख सकते हैं, BC, तो BC/5 ये हो जाएगा। तो इसलिए BC/5, BC के रेस्पेक्ट में क्योंकि आंसर को लाना था, इसलिए आप इस तरह से ला सकते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, बस सिर्फ आपको समझना है, दो जगह पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ लगाया गया है बस, और एक जगह जो है आपने का थ्योरम का इस्तेमाल किया गया है। थ्योरम क्या है, AC इंटू AB बराबर BC इंटू AD की जो थ्योरम हमने आपको बताया था। अब इसको चाहे तो फिर समझ लीजिए, फिर बता देते हैं। ABC ये है, AC कह रहा है AB से दुगना है, AD लंब है BC पर, तो इसको हमने x माना, इससे दुगना ये है तो 2x हो गया। पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये लेंथ हो गई √5x BC की। अब थ्योरम लगा करके AD निकाल दें, तो AC इंटू AB बराबर AD इंटू BC, ये थ्योरम है। थ्योरम आपने ये लगाया, इस थ्योरम को लगा करके इसकी वैल्यू निकाला जा सकता है। तो AC इज 2x इंटू x बराबर AD की वैल्यू निकालना है आपको, इंटू BC है √5x, इसमें x और x एलिमिनेट कर दीजिए, तो AD की लेंथ आपकी आ गई, AD की लेंथ आ गई 2x/√5।
अब देखिए ये x है, ये आ गई 2x/5 √5, ये हमें BD निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा दें। तो BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x²। तो BD की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, √x² माइनस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x/5, 4x²/5। तो ये हो जाएगा BD बराबर √x²/5, या इसी को x/√5 लिख सकते हैं। लेकिन आंसर क्योंकि BD का BC के रेस्पेक्ट में दिया है, तो BC की लेंथ √5x है, तो x की जगह √5 कर दें, तो √5 से ऊपर √5 से नीचे मल्टीप्लाई अगर करें तो नीचे हो जाएगा 5, और इस √5x की जगह क्या रख सकते हैं, BC रख सकते हैं, तो BC/5 ये वैल्यू हो जाएगी। तो बस ये सिंपल सा देखिए 2 लाइन में सॉल्यूशन है, और यही इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, AC कह रहा है डबल है AB के, x माना 2x माना, पाइथागोरस थ्योरम से √5x ही आ गया। AD की लेंथ निकाल दिया इस थ्योरम से, जब AD निकल आया, ये दिया हुआ है BD निकल आएगा x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में आ गया। अब x क्योंकि √5x बराबर BC के और आंसर BC में देना है, तो x की जगह √5x कर दिया, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो जिसकी जगह √5x की जगह हमने BC को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, BC/5। तो ये जो है आपका सॉल्यूशन हो जाता है। नेक्स्ट है एक समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, cos B बराबर 0.5, ACB बराबर 90 डिग्री। A भुजा AC की लंबाई आपको निकालना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जिसमें जो है cos B की बात कर रहा है ACB, तो C जो है वो 90 डिग्री है। और ये 90 डिग्री है ACB, जिसमें से AB लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है। cos B का मान जो है वो आपके 0.5 है, तो cos B का मान 0.5 के मतलब ये हो गया 1/2, 1/2 क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान, इसलिए B एंगल क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया। एंगल B 60 है, इसके मतलब A 30 है, लगा दिए। अब AC की लंबाई जो है आपको देखना है, AC की लेंथ कितनी होगी ये निकालना है। अब एक भुजा ये पता है, इसको निकालना है, तो परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो कौन क्या लगा दें, साइन लगा दें। तो साइन 60 इक्वल्स टू AC अपॉन AB, साइन 60 √3/2 बराबर AC लेंथ आपको निकालना है अपॉन AB की लेंथ 2.5। टू 2.5 को इधर ले आइए, तो 5/4, इसलिए AC बराबर हो जाएगा 5/4 √3 सेंटीमीटर, 5/4 √3 सेंटीमीटर, ये वाला हो जाएगा। तो सिर्फ आपको जो निकालना था वैल्यू वो देख लीजिए कि AB की लेंथ 2.5 दिया था, cos B की वैल्यू दे रहा था 0.5 मतलब 1/2, 1/2 cos के कितने एंगल का मान होता है, 60 डिग्री, इसके मतलब कि B की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब निकालना आपको AC लेंथ है, AC की लंबाई निकालना है, तो मीटर में तो AC की लेंथ आपको निकालना है, इसके मतलब कि इस एंगल के अनुसार ये परपेंडिकुलर हुआ लंब, ये कण हुआ, लंब और कण का रेशियो क्या होता है, साइन, इसलिए साइन 60 रख दिया और इससे जो है आपने वैल्यू को निकाल लिया। तो ये जो है हम लोगों का जो है सॉल्यूशन हो जाता है AC की लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC में A से BC पर लंब AD खींचा गया है, AD² इज इक्वल टू BD
इंटू सी डी के है, तो एंगल बी ए सी कितना होगा। देखिए डायरेक्ट थ्योरम, एक और थ्योरम आपको बता दें। ए बी सी ये 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल में है। जब ए से हम यहां लंब डालते हैं ए डी, तो हम लोग ने क्या क्या थ्योरम पढ़ा। पहला थ्योरम पढ़ा था यह है आपके ए सी इंटू ए बी, ए सी इंटू ए बी बराबर हो जाएगा बी सी इंटू ए डी के, बी सी इंटू ए डी के, ये थ्योरम था। दूसरा थ्योरम हमने पढ़ा था कि अगर एंगल ए बी सी 45 डिग्री हो जाए, इसका मतलब 1:45 अगर हो जाए, तो ए डी डी सी बी डी सब बराबर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ए डी डी सी और बी डी सब बराबर होंगे 45 डिग्री पर। और एक और थ्योरम है तीसरा जो इसमें लग रहा है डायरेक्ट, कि जब ये 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो ए से अगर हम लंब डालेंगे तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी डी इंटू बी डी के। ए डी स्क्वायर जो होता है वो सी डी इंटू डी बी के बराबर होता है। ये इसी थ्योरम पर ये प्रश्न दिया गया है। आपको कह रहा है ये ए डी इक्वल टू सी डी इंटू बी डी दिया हुआ है, तो कह रहा है ये कब होता है, जब ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, और यही पूछ रहा है कि बी ए सी का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो ये थ्योरम आया कहां से, ये देख लीजिए, इसको देख लेते हैं थ्योरम कैसे आया। ये तीनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बी सी। तो सिमिलैरिटी से इसको भी प्रूफ करना पड़ेगा हमें, जैसे डी। पहले बड़े ट्रायंगल में देखिए, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो बड़े ट्रायंगल का ए बी सी का तीनों एंगल हो गया। अब जो है अगर हम इन दो ट्रायंगल्स को लें, क्योंकि सी डी लेंथ किस में आएगी इस ट्रायंगल में, और बी डी लेंथ किस में आएगी इस ट्रायंगल में, इसको इसके साथ अगर हम प्रूफ करना चाहें तो देखिए कैसे, ये थीटा ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसी तरह ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। अब तीनों एंगल इसका और इसका बराबर है, तो इसलिए ये दोनों समरूप है, सिमिलर है। तो सिमिलर कैसे है, जैसे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर होगा किसके, ए बी डी। ए क्या लिया है 90 माइनस थीटा पहले, फिर बी 90, फिर थीटा, फिर 90। इसमें वही क्रम लेंगे, पहले 90 माइनस थीटा, फिर थीटा, फिर 90। तो सी ए डी ये समरूप होंगे, इसलिए ए बी और ए सी का अनुपात, ए बी और ए सी का अनुपात बी डी और ए डी के बराबर होगा, बी डी और ए डी के अनुपात के बराबर होगा, और ए डी सी डी के अनुपात के बराबर होगा, ए डी और सी डी अनुपात के बराबर होगा। ये दोनों को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दें, अब देखिए ये दो चीज ले लें, इसको छोड़ दें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ए डी इंटू ए डी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी डी इंटू सी डी के। यही थ्योरम बन गया। देखिए तो जब हम सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो जो है ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बी डी इंटू डी सी के। ये आपके थ्योरम होता है। कब होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में, जब 90 डिग्री हो एंगल ए। वही चीज यहां पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये खींचा जा रहा है, त्रिभुज एबीसी है, ए से बीसी पर लंब डाला गया है, ए से बीसी पर लंब डाला गया है, एडी खींचा गया है, एडी स्क्वायर बराबर बीडी और सीडी के हैं। तो एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सीडी के कब होता है, बीडी इंटू सीडी के कब होता है, जब एंगल बी ए सी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो राइट एंगल ट्रायंगल का थ्योरम है ये, तो 90 डिग्री होना है, तो इसलिए 90 डिग्री।
तो इसलिए कुछ प्रूफ नहीं करना था, कुछ निकालना नहीं था, डायरेक्ट खाली आपको देख लेना है। ये थर्ड थ्योरम पर आपके ये क्वेश्चन बताया गया है। तो ये 90 डिग्री आपके ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एबीसी एक त्रिभुज है, कोणों एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी के आंतरिक द्विभाजक परिवृत्त को क्रमशः एक्स वाई जेड पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एंगल ए 50 डिग्री, एंगल सी जेड वाई 30 डिग्री, एंगल बी वाई जेड का मान आपको निकालना है। तो ये जो है थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। पहले इसको छोटा डायग्राम बना करके देख लें। एबीसी का ये परिवृत्त है, ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो इसका ये परिवृत्त है। एबीसी के आंतरिक द्विभाजक इंटरनल बाइसेक्टर, इसका इंटरनल बाइसेक्टर अगर हम कहें एक्स पर, बी का इंटरनल बाइसेक्टर वाई पर मिल रहा है वृत्त पर, और सी का इंटरनल बाइसेक्टर जो है ये जेड पे मिल रहा है। ये वैल्यू दिया है। अब देखिए कह रहा है एंगल ए 50 डिग्री है। एंगल ए अगर 50 है और ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब 25 डिग्री ये हुआ, 25 डिग्री ये हुआ, 25 डिग्री। एंगल सी जेड वाई, सी जेड वाई इसको ज्वाइन कर दें, सी जेड वाई ये एंगल जो है ये दिया हुआ है आपके 30 डिग्री। अब बी वाई जेड आपको निकालना है। देखिए ये एंगल जो है बी वाई जेड जो आपको निकालना है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, सॉरी इस एंगल के बराबर है। इसको आप हटा दें। ये एंगल इस एंगल बराबर है। क्यों? इसको पीछे अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो बीजेड जीवा से ये आ रहा है और बीजेड जीवा से ये भी जा रहा है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये एंगल बाइसेक्टर इसलिए थीटा थीटा 2 थीटा हो गया। अब देखिए इसको पीछे अगर हम एक्सटेंड करें तो सी वाई जीवा से ये 30 डिग्री है और सी वाई जीवा से ये भी आ रहा है 30 डिग्री। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया 30 डिग्री। ठीक, और ये क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो 30 और 30 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 50 डिग्री ये है, 60 डिग्री ये है, तो इसको निकालना है तो ये 70 डिग्री हो जाएगा, और 70 डिग्री हो गया तो 35 डिग्री होगा। तो इसका मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 डिग्री आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए, फिर से इसको निकालते हैं बड़ा डायग्राम बना करके। ए, बी और सी कह रहा है इसका आंतरिक द्विभाजक एंगल बाइसेक्टर एक्स पर मिलता है, बी का कोण का अर्धक वाई पर मिलता है, सी का कोण का अर्धक जेड पर मिलता है। ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। एंगल ए 50 डिग्री दे रहा है, इसका मतलब 25 डिग्री है। 25 ये हो गया, 25 ये हो गया। एंगल सी जेड वाई इसको ज्वाइन कर दें, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहां से आया, सी जेड से ये आया है, और सी जेड से ये भी आ रहा है, सी वाई से सॉरी, तो सी वाई से ये भी आया है जेड पर, और सी वाई से बी पे भी आया है। ये एंगल इस एंगल के बराबर, इसका मतलब ये 30 डिग्री, और ये एंगल बाइसेक्टर है 30, अगर ये है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए निकालना क्या है, ये एंगल बी वाई जेड पूछ रहा है, ये थीटा है मान लें। इसको पीछे अगर एक्सटेंड करेंगे तो किस जीवा से आया है, बी जेड से, और बी जेड से ये भी गया है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है।
क्योंकि इसको भी पीछे खींचेंगे तो BZ से है, इसको पीछे खींचेंगे BZ से है, तो थीटा ये है तो थीटा ये भी है, और ये क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। तो अब यहां पे आप देखिए कि 25 डिग्री ये है क्योंकि आपको वैल्यू थीटा की निकालनी है, तो 25 25 50 30 30 60 और फिर 2 थीटा, तो 50 प्लस 60 प्लस 2 थीटा, 50 प्लस 60 प्लस 2 थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 थीटा छोड़ के बाकी इधर ले आइए तो 2 थीटा इक्वल्स टू 70 डिग्री आ जाएगा, इसलिए थीटा इज इक्वल्स टू 35 डिग्री, और थीटा ही आपको निकालना था BYZ की वैल्यू, तो ये क्या है 35 डिग्री है। यही चीज जो है आपके यहाँ पर दिखाई गई है BYZ, ये वाला वैल्यू, तो 35 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओ त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है, BOC 120 डिग्री है, एंगल BAC का मान कितना होगा। कोई त्रिभुज है अगर ट्रायंगल, ABC ये वैल्यू है, अब ये कह रहा है इसके लंब केंद्र, जो लंब केंद्र है यहां से इस पर लंब डालें, ठीक है, यहां से इस पर लंब डालें और यहां से इस पर लंब डालें, ये हो गया लंब केंद्र। तो O जो है इसका लंब केंद्र है, कह रहा है एंगल BOC 120 डिग्री है, ये एंगल 120 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल बराबर है क्योंकि x बन रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी 120 डिग्री, तो ये 120 हो गया। निकालना क्या है आपको BAC ये एंगल निकालना है आपको, उसको थीटा मान लीजिए। अब इस चतुर्भुज में अगर आप देखेंगे तो थीटा प्लस 90 प्लस 120 प्लस 90 बराबर क्या हो जाएगा 360 के, लंब केंद्र है, इसका मतलब सब लंब डालना है, परपेंडिकुलर डालना है, तो ये एंगल दिया 120 तो ये भी 120 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने 120 ही हो गया, 90 ये है, 90 ये है, थीटा ये है, तो थीटा प्लस 90 प्लस 120 प्लस 90 बराबर 360 डिग्री के, इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी, और एंगल BAC ही निकालना था तो BAC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। तो ये जो है आपका ऑर्थो सेंटर के बेस पर जो है आपके क्वेश्चन बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ABC का परिकेंद्र है, त्रिभुज ABC परिकेंद्र O है, BAC 85 डिग्री है, BCA 80 डिग्री है, OAC का मान निकालना है। ABC ये कोई त्रिभुज है, इसका परिकेंद्र O मान लीजिए, ये O है, एंगल BAC ये 85 डिग्री है, BCA ये 80 डिग्री है, OAC का मान निकालना है, OAC का मान, ये थीटा निकालना है। देखिए इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं, कैसे, ये 85 है, ये 80 है, तो ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकाल लें, तो 80 85 तो ये 15 डिग्री हुआ, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो देखिए ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है,
OC और OA, इसलिए ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि AC जीवा से केंद्र पर डाला गया कोण और परिधि पर डाला गया कोण का रिलेशन क्या होता है, परिधि पे 15 डिग्री पड़ रहा है तो ये कितना पड़ेगा, इसका डबल, तो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा 30 डिग्री। इसको हमने थीटा माना, ये भी थीटा है, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है समद्विबाहु त्रिभुज, तो थीटा प्लस 30 बराबर क्या हो जाएगा, 180 के हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू OAC आपको निकालना है, तो थीटा प्लस 30 बराबर 180 के, इसलिए 2 थीटा बराबर 150 के, इसलिए थीटा बराबर 75 डिग्री हो जाएगा। इसलिए उस AC का मान कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया। तो OAC 75 डिग्री है, 75 डिग्री है, यही आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अधिक कोणी ABC में A अधिक कोण है और उसका लंब केंद्र यदि BOC 54 है तो एंगल BAC का मान कितना होगा। देखिए हमने आपको बताया भी था इस तरह के क्वेश्चन करने में, जब अधिक कोण होता है तो लंब केंद्र हमेशा बाहर बनता है। इस वर्टेक्स से अगर हम इस पर लंब बनाएं तो ये रेखा जाएगी। इस वर्टेक्स से अगर हम इस पर लंब डालेंगे तो ये रेखा जाएगी, और इस वर्टेक्स से अगर हम इस भुजा पर लंब डालेंगे तो ये जाएगी, और तीनों आकर के यहां पर मिलेगी। ये सब लंब है 90 डिग्री, ये लंब पड़ रहा है इस पर, इस भुजा पर, इस वर्टेक्स से इस भुजा पर लंब पड़ रहा है, आगे एक्सटेंड कर लेता है, तो सारे लंब आकर के यहां पर मिल रहे हैं, यही हो गया लंब केंद्र। तो अगर हम कहते हैं कि A अधिक कोण है, A ये है, ABC, तो BOC ये एंगल जो है ये O है, BOC दिया हुआ है 54 डिग्री है, 54 डिग्री, तो एंगल BAC का मान निकालना है आपको। तो देखिए ये 90 है, ये 90 है, ये 54 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, जो ये होगा शीर्षाभिमुख कोण है, तो थीटा अगर ये है, थीटा ये भी हो जाएगा। तो थीटा प्लस 90 प्लस 54 प्लस 90 बराबर 180 के, थीटा प्लस 90 प्लस 54 प्लस 90 बराबर 180 के, 360 के, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 126 डिग्री। इसलिए जो वैल्यू BAC की होगी वो जो है आपके ये हो जाएगी 126 डिग्री। अब देखिए इसके बाद इसको फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं बड़े डायग्राम पे। तो जैसे हमने आपको ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र के बारे में बताया था, इस किसी भी शीट्स से जो सामने वाले भुजा पर लंब डाला जाता है, जैसे मान लीजिए कि ट्रायंगल अगर ये है, सभी कोण 90 डिग्री के अंदर है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, वर्टेक्स से इस भुजा पर लंब डालिए, इस वर्टेक्स से इस भुजा पर लंब डालिए, ये कहीं आया, और इस वर्टेक्स से इस भुजा पर कहीं लंब डालिए, ये कहीं आएगा। आप देखेंगे कि जहां तीनों लंब कट करेंगे वही क्या हो गया, लंब केंद्र हो गया। तो अगर सभी कोणों लेस देन 90 डिग्री होते हैं तो लंब केंद्र कहां होता है, ट्रायंगल के अंदर। दूसरा हमने आपको क्या बताया था, राइट एंगल अगर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में इस शीट से इस भुजा पर अगर हम लंब डालेंगे तो यही जाएगा, इस शीट से इस भुजा पर अगर हम लंब डालेंगे तो ये जाएगा, और इस शीट से इस भुजा पर जब लंब डालेंगे तो ये ऐसे जाएगा। तो एक ये लंब केंद्र, एक ये लंब केंद्र, एक कहां मिल रहे हैं, यहां पे। तो इसके मतलब कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जहां पे 90 डिग्री बनता है उसके शीर्ष पर, उसके वर्टेक्स पर ही लंब केंद्र होता है। और अगर अधिक कोणीय त्रिभुज में कोई एक कोण भी अगर आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ तो ऐसी कंडीशन में लंब केंद्र बाहर आ जाता है।
तो न्यून कोणीय त्रिभुज में, अक्यूट एंगल ट्रायंगल में लंब केंद्र अंदर होगा, ऑर्थो सेंटर। राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां होगा? वर्टेक्स पर। कौन सा वर्टेक्स? जहां पे 90 डिग्री होता है, जिस वर्टेक्स पर। और अधिक कोणीय में बाहर होता है। बाहर कैसे होता है? देखिए डायग्राम बना करके दिखा रहे हैं आपको। ये 3 वर्टेक्स है। लंब कैसे बनता है? किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर। अब ये कोण अधिक कोणीय है, इस वर्टेक्स से इस सामने वाली भुजा पे लंब डालेंगे तो कहां जाएगा? ये जाएगा। अब ये इधर भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कहीं भी करिए। अब इस वर्टेक्स से इस भुजा पे लंब डालना है, तो लंब इधर तो आएगा नहीं 90 डिग्री, इसको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा आपको। इसलिए यहां से जब आप लंब डालेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री। इसी तरह से इस वर्टेक्स से इस भुजा पर लंब पड़ना है, तो इधर तो आएगा नहीं, लंब कहीं इधर जाएगा, तो आगे बढ़ाइए, ये यहां कहीं आएगा 90 डिग्री। तीनों आकर के यहां मिलेंगे, यही क्या हो जाएगा? यही लंब केंद्र हो जाएगा। तो अब यहां पे ये लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर हो गया। ये 90, ये 90, क्योंकि ये इस भुजा पर लंब पड़ रहा है, इस भुजा पर ये लंब पड़ रहा है, और इस भुजा पर ये लंब पड़ रहा है, जिसको आगे तो नहीं, इधर पीछे एक्सटेंड करने पर यहां पर मिलेगा। ये हो गया लंब केंद्र, और इसी का कोण दिया है 54 डिग्री। यही आपको दिया हुआ है, देखिए ये दिया है 54 डिग्री। अब देखिए आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है BAC, BAC का मान। ये A है, ये B है, ये C है। BAC मतलब ये एंगल और ये एंगल शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, और x जब मिलता है तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए इसको अगर हम थीटा मान लें, यही निकालना है आपको, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा प्लस 90 प्लस 54 प्लस 90 बराबर क्या हो जाएगा? 360 के, क्योंकि ये चतुर्भुज है। तो थीटा प्लस 90 प्लस 54 प्लस 90 बराबर 360 के, और थीटा की वैल्यू इसको उधर ले जाकर के करेंगे तो कितना हो जाएगा? 126 डिग्री। इसलिए थीटा की वैल्यू 126 डिग्री यहां पर आ रही है। तो 126 इसका आंसर हो जाएगा एंगल BAC का।